वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोविड 19 जनरली के उसके हवाले से कौन-कौन सी चेंजेस आई हैं और उसके अब जो हम बात कर रहे थे कोविड 19 की वैक्सीन के हवाले से कि किन लोगों को वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम बात कर रहे थे वल्नरेबल ग्रुप्स की। डॉक्टर अहमद आपसे पूछूंगी कि इसकी एडवाइस काफ़ी चेंज हो रही है, ख़ास तौर पर वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में हमने देखा। उसमें एक ग्रुप आता है वो खवातीन का जो कि ब्रेस्ट फीडिंग है या प्रेग्नेंट है। उनके बारे में इस वक़्त की क्या एडवाइस है और आप क्या सजेस्ट करेंगे? जहाँ तक ब्रेस्ट फीडिंग वालों का ताल्लुक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग वालों को ये वैक्सीन दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ऑब्वियसली अगर किसी प्रेग्नेंट को भी कोरोना होता है तो एज़ ए जीपी मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि उनकी रिस्क काफ़ी हाई है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन इस पे कोई लंबी-चौड़ी रिसर्च अभी तक नहीं हुई कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ये अगर किसी को प्रेगनेंसी के साथ कोई क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे सीवियर किस्म का अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ऐसे प्रॉब्लम है जिनसे ऐसे ही बंदे की रिस्क इंक्रीज़ होती है, सो क्लिनिकली एक्सट्रीमली वल्नरेबल ग्रुप में आता है, प्लस प्रेगनेंसी है तो देन तो डेफिनिटली, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्लिनिकली वल्नरेबल ग्रुप में नहीं है, तो फिर भी एज़ ए प्रोफेशनल मैं कहूँगा कि इट्स बेटर टू बी प्रोटेक्टेड। लेकिन उसके वैक्सीन लगवाने के कोई आफ्टर इफेक्ट्स उस पे अभी लंबी-चौड़ी रिसर्च नहीं है जिसके बारे में हम अवेयर हैं। हुँ। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के हवाले से अगर हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन सेफ नहीं है, वैक्सीन सेफ है या नहीं है, दोनों ही चीज़ें एक तरह से नहीं की जा सक कही जा सकती बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि आपको लेना चाहिए, तो शायद क्या ये ज़्यादा कहना सही होगा कि अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन अपनी मिडवाइफ से या अपने जीपी से डिस्कस करें, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी सिचुएशन को देखते हुए समझा सकते हैं? जी, बिल्कुल, क्योंकि आपके जीपी को आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स का पता होता है, आपकी मिडवाइफ को आपकी मेडिकल हिस्ट्री का पता होता है, तो अगर कहीं कोई शक है, तो उनसे डिस्कस किया जा सकता है और उनसे इंडिविजुअल लेवल पे मशवरा किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नकवी आपके पास वापस आऊँगी, मुझे ये बताइएगा कि कोविड-19 की वैक्सीन जो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल करते हैं उसकी सेफ्टी को लेके, उसकी एफ़िकेसी को लेके कि एक तो कितनी सेफ है, उससे फ़ायदा या नुकसान कितने हो सकते हैं? दूसरा कितना असर उसका कैसा होता भी है या नहीं होता? तो आप ये क्या बताएँगे इसकी सेफ्टी और एफ़िकेसी के लिहाज़ से? अब जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि आपका जो जितनी भी दुनिया भर के अंदर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कोशिश इस वक्त ये है कि इस इन्फेक्शन को लगने से रोका जाए किसी भी इंसान को। क्योंकि एक दफ़ा आप इन्फेक्ट हो जाते हैं, आपको इन्फेक्शन लग जाती है, तो आपके पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है उधर के, आपने अगर इसको रोकना है तो इसके खिलाफ आप क्या हथियार बना सकते हैं जिसकी वजह से वायरस जो है अंदर दाखिल होके इन्फेक्शन ना कॉज़ किया किया जा सके। तो उसके लिए काफ़ी बल्कि सदियों से जो है वो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद है, जिसमें कि आप एक टीका लगाते हैं जिसकी वजह से लोगों में इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो वायरस के खिलाफ मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अब हमने जो वायरस जैसे ही देखा 1 साल पहले, हमारे जितने भी दुनिया में साइंसदान थे वो इस तरफ लग गए कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि इस वायरस को ना सिर्फ़ मुकम्मल तौर पे रोक सके, बल्कि उसको जो है वो एक सेफ भी हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी वैक्सीन तैयार हो गई है जिसमें ये मुकम्मल तौर पे रोकने की सलाहियत मौजूद है? तो उसका जवाब जो है वो उस एक ट्रायल में आता है, जो कि एक ऐसा अमल होता है जिसमें कि दवाई की सलाहियत को परखा जाता है। तो उन्होंने तकरीबन 30-40 हज़ार बंदों को वो वैक्सीन लगाई और उसमें देखा कि उनमें से कितने लोग जो हैं उनको इन्फेक्शन हुई है। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ वैक्सीन के अंदर अगर आप उन बंदों को वैक्सीन लगाते हैं, तो तकरीबन 90% से भी ज़्यादा लोग जो हैं, वो इन्फेक्शन रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनको वैक्सीन नहीं लगी, और उन्होंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए और फिर इन्फेक्शन के शिकार हुए।
इसी तरह अब कुछ और वैक्सीन हैं जिसमें कि ये सक्सेस की जो रेशियो है, जिसमें कि इसकी कामयाबी की जो शरह थी, वो थोड़ी सी कम थी। यानी वैक्सीनों के अंदर भी जो मुख्तलिफ किस्मों की वैक्सीनें हैं, उनमें से कुछ ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ थोड़ी सी हल्की हैं। लेकिन जनरली आप इस बात को जहन में रखें कि इन सारी वैक्सीन जो अभी तक तैयार होके आप टीवी पे जिनके नाम देखते हैं, ये अच्छी वैक्सीन हैं और इनकी शरह कामयाबी की बहुत अच्छी है, मतलब 80%, 75%, 90% इससे भी ज्यादा। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर 90% भी इसकी प्रोटेक्शन है, तो आप लगवा लें। लगवाने का नुकसान है क्या? तो क्या ये वैक्सीन ऐसी है कि ये कोई नुकसान पहुंचा सके? यानी आपको इस बात की अगर तसल्ली हो जाती है कि ये वैक्सीन बड़ी करामत चीज है, तो अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा वैक्सीन लगवाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आता? तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है। सिंपल जवाब ये है कि उन्हीं अगर आप बंदों में जाएं जिनके ऊपर आपने वैक्सीन को टेस्ट किया है, आप देखें कि कोई साइड इफेक्ट उनमें आया है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। और उसमें अभी तक जो मेन जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि जिस बाजू पे आपने इंजेक्शन लगाया है वैक्सीन का, उसके अंदर दर्द कुछ एक आध दिन तक रहती है और कुछ लोगों को नकाहत तारी हो जाती है। लेकिन वो एक दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं चलती और सारे बंदे जो हैं वो काम पे वापस आ जाते हैं। इसी तरह अब इस कुछ लोगों के अंदर जो एलर्जी का ये बायस बनती है और इसीलिए वो आपको वैक्सीन के बाद 15 मिनट तक बिठा के आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आपको एलर्जी ना हो जाए। लेकिन इस बात का मैं आपको जरूर बताता चलूं कि ये जो 3 महीने तक इन्होंने या 4-5 महीने तक इन्होंने उन लोगों को ऑब्जर्व किया, उन लोगों को देखा साइड इफेक्ट के लिए, लेकिन क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन अभी तक हमें जो मालूमात हासिल हैं, ना सिर्फ ये कि वैक्सीन कारामद है, बल्कि इनके बारे में कोई शक व शुबा नहीं पाया जाता कि ये नुकसान का बायस बनते हैं, ये नुकसान का बायस नहीं बनती। बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज़ तो ये भी देख सकते हैं ना कि ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीन तो चलो पहली दफ़ा बन रही है, उसमें हमें ये नहीं पता कि जी लॉन्ग टर्म उसके इफ़ेक्ट, लेकिन क्या जो पिछली जो वैक्सिनेशंस हैं, जो मुख्तलिफ दूसरे वायरसेस के लिए, मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों के लिए, क्या उनके कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं? तो जनरली स्पीकिंग उसका उस लर्निंग को आप इस पे लगा सकते हैं ना कि जो हमें वहाँ से पता है कोशिश करके, क्योंकि वैक्सीन की टेक्नोलॉजी तो नई-नई है ना, वो तो हमें जी, सालों बिल्कुल। और आप डॉक्टर प्रवीण, इसमें आप ये भी देखें कि आपको जीपी कोई दवाई लिख के देता है तो आप कितनी रिसर्च करते हैं उसके ऊपर आके। आपको क्या पता कि उस दवाई में कितने नुकसानात हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं उसको और उसके उसके कारामद है भी कि नहीं है। एंटीबायोटिक लोग इतनी इस्तेमाल करते हैं वायरसेस की इन्फेक्शन में जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से आपको डायरिया लग जाता है। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो हर दवाई के साथ थोड़ी बहुत मौजूद रहती हैं। तो दुनिया में आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिस जो कि 100%, 100% जो है साइड इफेक्ट के बगैर हो। तो साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो आ जाते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग जैसे आपने कहा कि पिछली वैक्सीनों को देख लें कि उनके साथ क्या लोगों को फर्क पड़ता रहा है, तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आपको फ्लू वैक्सीन लगी है कभी? और अगर आपको फ्लू वैक्सीन लगी है तो आपको उसका क्या नुकसान हुआ? क्या आप उससे बचे या उसने आपको ज्यादा तकलीफ दी? तो मेरे ख्याल में आप इसका समझ जाएँगे मकसद भी और इसकी कामयाबी जो आपको वसूल हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मज़हर ये बताइएगा कि वैक्सीन की डोज़ेज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है कि जी 1 डोज़ लगनी चाहिए या 2 डोज़ेज़ लगनी चाहिए, तो उसके बारे में आप आपका क्या कहना है? और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लोगों को ये लगता है कि जी वैक्सीन लग गई तो बस अब तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करनी, अब हाथ-वाथ भी धोने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर उसके बावजूद किसी को कोविड हो गया तो इसका मतलब वैक्सीन काम की नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जो डोजेज़ हैं जो अभी तक वैक्सीन है उन सब की 2 डोजेज़ हैं। तो एक लगवाने के बाद, क्योंकि एक लगवाने के बाद जो जो सो फार रिसर्च हुई है ना, अभी तक जो रिसर्च, उसमें एक के लगवाने के बाद आपकी जो बॉडी का दिफाई निज़ाम उस तरह उतना अच्छी तरह आप जो वायरस से हिफाजत नहीं कर सकता। उसमें तकरीबन कुछ वैक्सीन कहते हैं कि 30 से 40% जो फ़ीसद उसमें आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है वायरस से, लेकिन जब दूसरी लगवाते हैं तो उससे फ़ायदा उसका ज़्यादा है। तो इसलिए
आजकल जो ऑफर कर रहे हैं ना, जो जिस तरह फाइजर की जो सबसे पहले वैक्सीन आई है, उसमें ये है कि जो रिसर्च में था वो उसमें भी 2 डोजेस थी। तो आजकल यूके में ट्राई ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को एटलीस्ट जो कम से कम पहली डोज लग जाए, और उसके बाद तकरीबन 8 से 12 हफ्ते तक दूसरी डोज ऑफर कर रहे हैं, जो कि हो सकता है ये चेंज हो जाए फ्यूचर में, क्योंकि इसका जो वक्फा है दूसरी डोज का वो वैसे तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का था शुरू में। लेकिन जो एडवाइस है गवर्नमेंट की तरफ से वो यही है कि, और जो कंपनी जिनने वैक्सीन बनाई है, कि इसकी 2 डोजें, उसकी 2 डोजें लगेंगी तो फिर वो इफ़ेक्टिव होगी उतनी जितनी वो बता रहे हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, जो कि 90% के करीब। और सर, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था डोज के अलावा? कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन लग गई तो फिर आपको हाँ कोई जी, प्रिकॉशन दूसरी नहीं करनी। जी जी, शुक्रिया। इसमें नहीं, अभी तक जो सो फार रिसर्च है उसमें यही है कि वैक्सीन लगने के बाद अभी तक ये पता नहीं है कि आप दूसरों को वायरस स्प्रेड नहीं करेंगे या फिर भी कर सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी आपने वही करना है कि मास्क पहनने हैं और डिस्टेंस रखना है, जो कि जिस तरह गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, और उसी तरह हैंड वॉशिंग जो ख्याल रखना है कि दूसरों से हैंड शेक ना करें। और जब तक कि इसकी वैक्सीन की वजह से हमारे जो ज़्यादा तनासब से आबादी में वो नहीं आ जाती जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, जो जिसके लिए कम से कम 70% बंदों को वैक्सीन लगनी चाहिए, तो उस वक्त तक वो आपको गवर्नमेंट बताएगी कि किस वक्त सेफ़ है कि आप जो है ये लॉकडाउन के ये सारा कुछ जो है ना ये हटा देंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना हमें उसी तरह वैक्सीन लगने के बाद भी ख्याल रखना है। सिर्फ ये कि वैक्सीन जिसको लग गई है उसको जो प्रोटेक्शन है, मतलब उसमें बहुत कम चांसेस है कि उसे वायरस लग सके, या उसे कोई अगर वायरस लगता भी है तो वो काफ़ी उससे अलामात कम होंगी, जिस तरह क्योंकि जो उनकी आप। अपनी जिस्म का अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत जो वो बढ़ गई होगी, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि उनसे दूसरे लोगों को नहीं लग सकता हाँ या जी, उनको नहीं लग सकता, क्योंकि वो आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, जी बाकी हाँ, और वो चीज़ों को नहीं ख़त्म करती। बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसका ये भी है, सॉरी, जी उसका ये भी है कि ये जो वैक्सीन है ये ठीक डिजीज की सिवियरिटी को कम करेगी। आप वायरस फिर भी कैच कर सकते हैं, और जहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन है कि आप इसको आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे अभी भी कितने असिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो वायरस को फैला रहे हैं। उनके स्वाब करो तो स्वाब पॉजिटिव आ रहे हैं। हुँ, दूसरा इसमें एक और बात भी है, वो ये है कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि आपको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर प्रोवाइड करे। जितनी भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है वो फट से लगा लें। मतलब एक डोज अभी मिल रही है, एक डोज लगाएं, जैसे ही दूसरी मिलेगी दूसरी लगवा लें। उसमें तो ये मेरे हिसाब से तो ये बहस होनी ही नहीं चाहिए। आपकी जिम्मेदारी जो है वो इतनी है कि आपको जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर अमल करें, क्योंकि आप बाजार से तो आप खरीद नहीं सकते वैक्सीन दूसरी जगह। तो बस आप डॉक्टर पहली जी, आपने ये बात बहुत अच्छी की, तो इसको लेके एक और जो अब कोशिश करते हैं थोड़ी उनको जो जो काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, लोग गलतफ़हमियाँ कह लें लोगों की, जो हमें काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको जो हमारे पास अगले को 10-1 मिनट रह गए, हम उस पे बात कर लेते हैं। तो एक जो सवाल ये है कि क्या कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को ज़बरदस्ती दी जाएगी? एक सवाल लोग ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या मुझे ज़बरदस्ती लगाएगी गवर्नमेंट? नहीं, देखें, ज़बरदस्ती तो इस दुनिया में लीगली ख़ास तौर पे यूके के अंदर तो कोई भी नहीं कर सकता इस तरह। हुँ, दुनिया के कुछ ममालिक में वो दूसरे तरीके से आपको फ़ोर्स करते हैं कि आपको जिस तरह स्कूल में बच्चों को वैक्सीनेशन के बगैर वो दाखिला नहीं देते अमेरिका में कुछ स्टेट्स के अंदर। लेकिन ज़बरदस्ती वो इसमें नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई एयरलाइन ये कहती है कि बगैर वैक्सीन के हम आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे, तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा उसका? जिस हुँ, तरह आप हज और उम्रे पे जाते हैं, तो जब तक आप वो जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं देते, तो या तो वो करते हैं आपको लाइन में लगा के वैक्सीन का टीका लगा देते हैं, या फिर आपको कहते हैं जी कि सर्टिफिकेट लेके आओ। तो दूसरे तरीकों से आप जो है मजबूर हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई मजबूर वैसे नहीं कर सकता कि आपको पुलिस भेज के हाजिर करे और टीका वैक्सीनेशन लगा जी दे। जी। बहुत इसमें अगर शुक्रिया। और मैं आ सकूं सॉरी, डॉक्टर अमीन, या सॉरी, या इसमें ये भी कहूँगा कि वाकई सही बात की है डॉक्टर नकवी ने, कि अगर जो कि बहुत
नीयरली 100% चांस है कि सऊदी अरेबिया जिस तरह उम्रा हज के लिए ये लगाएंगे पाबंदी। अभी कोई उनकी तरफ से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जिस तरह पहले से वो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो अगर कोई किसी का प्लान है उम्रा हज पे जाने का, तो उसमें अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रख दी तो हो सकता है बंदों के पास इतना टाइम ना हो, क्योंकि इसकी 2 डोजेज हैं, तो उसमें दूसरी डोज के बाद भी उन्हें 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि और जब आप ऑफर खुद हो रही है। और आप खुद तो वैक्सीन नहीं ले सकते, तो लगवानी हाँ जी। चाहिए। बहुत जी जी। शुक्रिया। डॉक्टर अहमद, आपकी तरफ आती हूँ। एक बहुत ज़्यादा सुनने में चीज़ आती है कि जीपीज़ जो है वो बहुत कमा रहे हैं। वैक्सीनेशन की मतलब कुछ सब खबरें ये भी कहती है 50-50 हज़ार पाउंड ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो क्या वाक़ई आप इतना ज़्यादा कमाई कर रहे हैं वैक्सीनेशन से? ये एक कल जॉब तो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी इतनी है कम्युनिटीज में। अनफॉर्चुनेटली जो जीपीज का वैक्सीन लगाने का अमल है, और ये कोविड की वजह से जो दौरानिया है 8 बजे से लेके 8 बजे तक शाम को, और जैसे आपको पता है कि फाइजर की वैक्सीन अगर आपने एक दफा वायल खोल ली है, तो अगर आप उसको नहीं दे पाते डेजिग्नेटेड टाइम में, तो आपको वो वेस्ट करनी पड़ेगी। तो जीपीज जो हैं, जहाँ तक हमारा शेफील्ड का मुझे पता है क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें, तो बहुत सख्त काम कर रहे हैं। ओके, उसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है इसमें। जो वैक्सीन है उसके लिए स्टाफिंग, उसको सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक स्टाफिंग मुहैया करना। जैसे अब हम जा रहे हैं, हमारी एक एग्जांपल है कि हमने मॉस्क में क्लिनिक जी। कर रहे हैं, तो एज ए वॉलंटियर जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। मैंने कितने बंदों को अपनी कम्युनिटी के जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनको उधर बुलाया है कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है इस वक्त। वैक्सीन के जो जो इशू है उसमें कोई भी जीपी या प्राइमरी केयर का बंदा इसको एज ए प्रॉफिट पॉइंट नहीं देख रहा कि इधर मैंने पैसे बनाने हैं, क्योंकि ये वो टाइम है कि हर किसी ने अगर अपना रोल प्ले किया, पेशेंट्स ने एज पेशेंट्स और डॉक्टर्स ने एज डॉक्टर, तो इंशाल्लाह वी विल कम ओवर इट। अच्छा, और एक अगर और भी किसी सवाल है। इसमें सॉरी डॉक्टर प्रवीण, एक और इसमें मैं थोड़ा सा बात करूं कि मेरे ख्याल में जो वैक्सीन देने का एक अपना खर्चा है, यानी एक तो वैक्सीन की अपनी कॉस्ट है, दूसरा जो बंदा आपको वैक्सीन लगा रहा है उसको आपने दिहाड़ी देनी है, दूसरा जो जीपी जा के रिकॉर्ड्स देखता है उसका अपना खर्चा है। तो जो हुकूमत दे रही है इन जीपीस को, वो इन चीजों का खर्चा दे रही है, इनको कोई एक्स्ट्रा पैसा इनकी जेब में नहीं जा रहा। मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं ना, इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि हर इंजेक्शन के आपको कितने पाउंड मिलते हैं, लेकिन वो पाउंड जो हैं वो दूसरी जगह खर्च हो जाते हैं, किसी की जेब में नहीं जाते। या सही कह रहा हूँ ये डॉक्टर अहमद? रजा भाई ने बजा कहा कि जो लॉजिस्टिक्स हैं कि क्लिनिक आपने उसको स्टाफिंग देनी है, लोगों को मैनेज करना है, और मैनेज भी एक सेफली मैनर में करना है कि हम ऐसे नहीं करते कि 2000 बंदा आ जाए और खड़ा रहे उधर, और कोरोना की जो ट्रांसमिशन का एक हम ग्राउंड बना के उनको दे दें। तो एक सेफ मैनर में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए, लॉकडाउन के असूलों को मद्देनजर रखते हुए काफी मुश्किल है। और जैसे मैंने कहा, इसमें कोई प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं है, ना ही प्रॉफिट के लिए कोई भी प्राइमरी केयर ऑर्गेनाइजेशन का बंदा या सेकेंडरी का वैक्सीन दे रहा है। तो एक चीज़ मैं और आपसे पूछूँगी, एक और जो मिथ है शायद आपने अपने पेशेंट से भी सुना, वो ये कहते हैं कि जी, आपने मेरी वैक्सीन लगा ली तो चिप डाल देनी है मेरी बॉडी के अंदर। और दूसरा ये कि जो एशियन लोग हैं या जो हमारी कम्युनिटीज़ के लोग हैं कि उन पे तो ये टेस्ट ही नहीं हुई, तो उनको क्यों देनी है? तो इसके बारे में आप कैसे बताते हैं लोगों को? आपने सुनी है ये वाली बातें लोगों से? आप क्या समझते हैं इस बारे में? सॉरी, सवाल रिपीट करेंगे कि प्लीज? जी, चिप आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड में चिप डाल देंगे, और अब जो एथनिक माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनको तो मारने के लिए, खत्म करने के लिए दी जा रही हैं, तो इसका क्या? नहीं, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये सबसे पहला मिथ था जो मैंने एज ए डॉक्टर सुना था कि हुँ, वैक्सीन इस वजह से नहीं लगेगी। तो उसके बड़े सिंपल से आंसर भी हैं और लॉजिकल आंसर भी हैं। देखें, 2 वैक्सीन हैं जो यूके में ऑफर की जा रही हैं, एक फाइजर वालों की है और एक एस्ट्राजेनेका है। तो दोनों के बारे में मैं पहले शुरू करता हूँ, जो एज ए मुस्लिम और कम्युनिटी की जो एक रेफरेंस पॉइंट है, जो ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है, उनके पर्पस स्टेटमेंट है दोनों वैक्सीन के लिए। तो उस उन्होंने क्लियरली इस चीज पे स्ट्रेस किया है कि ना ही इसमें कोई एनिमल कंटेंट है, ना ही इसमें कोई ह्यूमन सेल्स हैं, और वैक्सीन्स मुस्लिम कम्युनिटी को या हमारे
लोगों को लेनी चाहिए वैक्सीन। जहाँ तक चिप का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि चिप का खाली कंसेप्ट है जो वो एमआरएनए से रिलेटेड वैक्सीन्स का है, जो फाइजर इस मुल्क में और मॉडर्ना यूएसए में है। लेकिन जो एमआरएनए है, रज़ा भाई मुझसे बेहतर जानते हैं और वो बताएंगे कि एमआरएनए ये मैसेंजर एमआरएनए है जो जाता है और सेल को जाके मैसेज देता है कि बॉडी इंसान की वो प्रोटीन बनाए जो वायरस से मिलती जुलती है, और फिर इंसान का जिस्म उस प्रोटीन के खिलाफ अपनी मुदाफियत पैदा करता है। उसके बाद ये जो एमआरएनए है, ये जहाँ तक इंसान का डीएनए सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस में होता है, उधर तक जाता ही नहीं है, उससे पहले ये क्लियर हो जाता है। तो ये तो एक मैसेज है, ठीक है। तो ये तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जहाँ तक मैं कर सका, बाद में रजा भाई ऐड कर सकेंगे इस पे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को चिप लगानी होती, तो कंट्रोल इंसान ज्यादातर यंग जनरेशन को करने की कोशिश करता है। ओके, रेवोल्यूशन यंग लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर अगर किसी को चिप ही लगानी होती तो 20 साल से क्यों ना शुरू करके चिपें लगाते, 80 से ऊपर क्यों शुरू करते? उसके लिए भी है ना डॉक्टर अहमद, उसके लिए कहते हैं क्योंकि उन पे टेस्ट कर रहे हैं, चलती है नहीं चलती, इसलिए कर रहे हैं ना कि वो अब उसका कोई हद तो नहीं है ना किसी भी तरह, तो वो भी ये भी तो कहा जाता है ना। वेल, एज ए डॉक्टर मैं ये कहूंगा कि मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मुझे वैक्सीन लग गई है, तो मुझे तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। नहीं, डॉक्टर रज़ा ये बताइएगा कि अभी ये जो मैसेंजर आरएनए वाली जो चीजें चल रही है, तो ये कहा जाता है कि जी हम लोग चिंपैंजीज में बदल जाएंगे थोड़े कुछ सालों के बाद, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई, तो क्या ऐसा है? नहीं, जो चिंपैंजी का आपको ये समझना चाहिए कि कुछ बातों पे मुझे ये मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि ये जो सवाल किए जा रहे हैं, ये क्यों किए जा रहे हैं? यानी कि और क्यों नहीं सवाल किया जाता कि ये वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं? चिंपैंजी कहाँ से आ गया? तो चिंपैंजी का जो बेसिस है, वो ये है कि जो एक एस्ट्राज़ेनेका की जो वायरस है, उसके अंदर एक ऐसा उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे वायरस से मदद ली है, जो कि सिर्फ़ अदरवाइज़ चिंपैंजीज़ में पाया जाता है। लेकिन वो जो वैक्सीन है वो चिंपैंजी में तैयार नहीं की गई, और कुछ दोस्तों ने मज़ाकन ये बात लोगों को कही कि अगर तुम्हें ये वैक्सीन लगा दी जाए तो तुम चिंपैंजी बन जाओगे। अब मेरे ख़्याल में ये बात जो है ना सर्कुलेट करती है व्हाट्सएप ग्रुप्स में या इस तरह में मज़ाक के तौर पे, लेकिन फिर वो मज़ाक ही मज़ाक में कुछ लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं। तो ये जो चिंपैंजी वाला हिसाब है ना, इसको जो एक आप मज़ाक के अलावा कुछ कुछ ना समझें। और ये सारी तुम और मैं वाली बातें हैं कि जी वो हमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सवाल मेरा सबसे ये है कि ये वो जो हैं कौन? ये क्या दुनिया की जो 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, उनकी सबकी गवर्नमेंट जो है, वो इस बात पे तैयार हैं कि साज़िश करके अपने ही मुल्क के लोगों को आप चिप लगा दें या इस तरह की टेक्नोलॉजी लगा दें। मेरे ख़्याल में तो आप चिप डाल ही नहीं सकते वैक्सीन में, ऐसी टेक्नोलॉजी है ही कोई नहीं। लेकिन जितनी मालूमात हमें हासिल हैं मेडिकली, और जितना हम एक आम इंसान के तौर पे अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हिसाब से चिप और वैक्सीन का आपस में मुझे तो ताल्लुक समझ नहीं आता। और जो अगर किसी ने मॉनिटर मुझे करना है तो ये देखें, ये इतनी बड़ी डिवाइस मेरा फ़ोन है। ये इसकी वजह से आप मेरी हर मालूमात अपनी में मैं कहाँ मौजूद हूँ, मैंने किससे बात की है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उनको तो चिप की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये ख़्वाब-ख़्वाब की बहस है, हम लोग उलझ जाते हैं उसमें। इसमें तो अगर एक जी, मैं जी। मेंशन कर सकूं डॉक्टर प्रवीण, आई थिंक ये जो शुरू हुआ है ना ये चिप वाला कंसेप्ट, ये क्योंकि शुरू से काफ़ी इस पे शोर था सोशल मीडिया पे कि जिस जगह 5G के पोल वगैरह लग रहे हैं ना, उससे क्योंकि कुछ बंदों ने कुछ ग्रुप्स ने प्रमोट किया कि इस वैक्सीन में कुछ मेटल डाली जाती है तो वो 5G से बाद में कंट्रोल हो सकेगी, जिस तरह किसी ने मेंशन किया लूसीफर या इस तरह की। तो उसकी बेस पे, लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स सारी दुनिया में देखें तो वायरस तो उस जगह भी फैल रहा है जिधर 5G है ही नहीं है। तो बंदे ये समझ रहे थे कि जिधर 5G लगा है तो ये असल में वायरस नहीं है, 5G का असर है। तो उससे कुछ लिंक कर लिया उन्होंने कि क्योंकि वैक्सीन में किसी ने कहा मेटल है तो ये बाद में चिप में बन जाएगी क्योंकि 5G इसको ट्रेस कर सकेगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना पेचीदा किस्म के ख्यालात जो है ना उन्होंने आपस में लिंक करके तो ये चिप का तस्वर बना दिया। लेकिन इस तरह का कोई भी सेंस किस तरह आप सोच सकते हैं कि इतना गवर्नमेंट वैक्सीन बनाने के लिए खुद इतना खर्चा होता है और
उसके ऊपर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी तक कभी भी सामने किसी के सामने है ही नहीं है, तो उसमें कैसे उस तरह कर सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट अफोर्ड भी कर सके इसको? तो ये बड़ा अजीब सा ख्याल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबडी। एंड आई थिंक कि हमने बहुत ज़्यादा हमने वैक्सीन के प्रोसेस के ऊपर, वैक्सीन की डोजेस कितनी है, क्यों लगवानी चाहिए और उसके मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उस पे बात की, मुख्तलिफ जो गलतफहमियाँ हैं उसको लेके, तो जो हमारा जिस पूरी समरी का वो निकलता है कि वैक्सीन बहुत सेफ है। एक जो सवाल लोग पूछते हैं कि इतनी जल्दी कैसे बन गई, इतनी जल्दी इसलिए बन गई कि लोगों को सालों लग जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए फंडिंग लेते हुए, जबकि इस वक़्त पूरी दुनिया में हर किसी की कोशिश ये थी कि वैक्सीन बन जाए किसी तरह से, और उसमें फंडिंग लेने के लिए, उसमें अप्रूवल्स लेने के लिए, उसमें जो दूसरे जितने प्रोसेसेस होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा देर लगती है, उसको उतनी देर नहीं लगी और वो जल्द से जल्दी वो सारा काम होता चला गया। तो अगर आपको वैक्सीनेशन ऑफ़र की जा रही है, अगर आपको बताया जा रहा है, आप उस एज ग्रुप्स में आते हैं, आपको जैसे-जैसे बुलाया जाएगा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वैक्सीनेशन लीजिए। अगर आपको कोई सवालात हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, उनसे बात करें। वो आपकी सवालात के जवाबात आपको अच्छी तरह से दे सकेंगे। उन्हीं से पूछिए, ना कि ये कि व्हाट्सएप पर मैसेजेस लीजिए या उन लोगों से बात कीजिए कि जिनको पता ही नहीं है वैक्सीनेशन का या दूसरी किसी इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का। तो अपना ख्याल रखिएगा और जो गौसिया मस्जिद में जिन लोग करवा सकते हैं वैक्सीनेशन, वहां पे जरूर जाइएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।